नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था अबे का ज्या प्रतिबल। लास्ट क्लास में अपना टॉपिक था अबे का ज्या प्रतिबल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, अबे का ज्या प्रतिबंध जो था इसके बारे में। ठीक है, अपने कुछ एक इक्वेशंस लास्ट क्लास के अंदर निकाली थी, उनमें से कुछ एक इक्वेशन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। एक तो थी H2/H1 और ये बराबर था V - R बटे U - R के, V - R/U - R के। अभी के लिए मैं इसे समीकरण नंबर 1 लगा देता हूँ। और एक समीकरण जो आपके पास में आ रही थी वो आपके पास में साइन के रूप में थी, sin θ1/R, sin θ1/R। और ये जो बराबर थी, ये बराबर थी sin I1 बटा माइनस का U - R के। ये समीकरण 2 थी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तो कुछ और लगा होगा, देख लेना आप लोग। और एक आपके पास में समीकरण प्राप्त हो रही थी sin θ2/R की, sin θ2/R की, और ये बराबर थी माइनस का sin I2/V - R। ये जैसे समीकरण नंबर 3 में इसे लगा देता हूँ। तो ये अपने लास्ट क्लास के अंदर समीकरण बना करके गए थे। एक तो थी sin θ2/R इक्वल sin I2/V - R, माइनस साथ में लगा हुआ है, माइनस लगा लेना भी, कल गया था मैंने वैसे। sin θ1/R बराबर था sin I1/U - R माइनस के साथ में, और H2/H1 V - R बटा U - R। ये 3 समीकरण हमारे पास में थी। यहाँ से अगर अपने क्या करें, जो समीकरण 2 है उसमें समीकरण 3 का भाग लगा दें। समीकरण 2 में क्या कर दें, समीकरण 3 का भाग लगा दें। समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, अगर अपने भाग दे दें समीकरण 2 में 3 का, तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा। तो जैसे ही आप लोग भाग लगाओगे, एक तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। आपके पास में बचेगा sin θ1/sin θ2। क्या बचेगा, sin θ1/sin θ2 बचेगा। दूसरा, यहाँ से आपके पास में जो माइनस वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर जो लाइन बची हुई है वो तो बनेगी sin I1, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा U - R। ठीक है, माइनस के साथ में ही आएगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो मैं नहीं लिख रहा। बाद में आएगा sin I2, और अब ऊपर की ओर आएगा V - R। ये समीकरण जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, sin I1 बटा sin I2 इंटू V - R/U - R। अब अपने आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं इसमें स्नेल का नियम। स्नेल का नियम देखिए आपको क्या बताएगा कि आपके पास में जो sin I1/sin I2 है, sin I1/sin I2 है, स्नेल का जो नियम है वो क्या बताता है, sin I1/sin I2 या sin I/sin R किसके बराबर होता है, μ2/μ1 के बराबर होता है। और 1 μ2 हम लोग इसे लिखते हैं। ठीक है, sin I1/sin I2 बराबर होता है μ2/μ1 के। अगर I और R के रूप में आप लोग इसे सोल्व कर रहे हो तो आप लोग लिखोगे sin I/sin R इक्वल μ2/μ1, और यहाँ क्या आ जाता, I और R आ जाता, और इसका मान अपने इसके अंदर पुट कर देते। तो वहाँ पर आप लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग जो डायग्राम के अंदर लिख रहे हो I1 और I2, उसकी जगह I और R लेकर भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। इसका मान हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो आपके पास में बनेगा sin θ1 बटे sin θ2, sin θ1/sin θ2। I1 बटा I2 जो है इसका मान आपके पास में है μ2/μ1, और ऊपर की ओर है V - R, और अपॉन में है U - R। ये समीकरण जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को अगर आप आगे आप लोग सोल्व करो तब देखिए आपके पास में क्या आएगा। आपके पास में V - R और U - R जो है इसका मान भी रखा हुआ है। समीकरण 1 को आप लोग देख सकते हो, समीकरण 1 को यहाँ से ये जो मान है इसका मान भी आपके पास में है। जो समीकरण 1 है इसके अंदर आपके पास में मान उपलब्ध है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे इसमें sin θ1 बटे sin θ2, sin θ1 बटे sin θ2 μ2/μ1 गुणा ये जो मान है आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा H2/H1। ये मान आपने रखा है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान रखने पर आपके पास में आएगा H2/H1। अब देखिए आपके पास में क्या बनता है, ये बनता है μ1 H1
μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 h2 साइन थीटा 2। ठीक है, ये समीकरण जो आपको प्राप्त हो जाती है, इस समीकरण को जाना जाता है आबे के ज्या प्रतिबंध के नाम से। ये जो समीकरण है इसे किस नाम से जाना जाता है? इस समीकरण को जाना जाता है आबे का ज्या प्रतिबंध। आबे का ज्या प्रतिबंध इस नाम से इसे जाना जाता है, आबे का ज्या प्रतिबंध। ये जो समीकरण यहाँ पर लिखे गए हैं, इस समीकरण को भी अपने आगे काम में लेंगे, तो इसे भी मैं समीकरण नंबर लगा देता हूँ। जैसे समीकरण नंबर 4 लगा देता हूँ मैं इसे। आगे जब अपने आवर्धन वगैरह पढ़ेंगे, उनमें संबंध पढ़ेंगे, तब इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो इस तरीके से आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाती है आबे का ज्या प्रतिबंध। ठीक है, तो टॉपिक में आपको बहुत सी जगह बुक के अंदर मिलाओगे, बहुत सी जगह प्लस माइनस आपको आगे पीछे मिलेगा। आपको क्या करना है? आपको बस चिन्ह परिपाठी जो है उसका ध्यान रखना है। ऑप्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चिन्ह परिपाटी होती है। कैसा भी डेरिवेशन किया हो मिले आपको कहीं पर भी, बस आपको किसका ध्यान रखना है? चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस में आपको कौन θ1 प्लस का लेना है, कब माइनस का लेना है, H1 H2 में से कौन सा प्लस का आएगा और क्यों आएगा, U V R ये जो है इसमें से कौन प्लस का कौन माइनस का, कब प्लस का आता है और कब माइनस का आता है। अगर ये सारी जानकारी आपको है तो ऑप्टिक्स के जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए बिल्कुल आसान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाती है, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं? आबे का ज्या प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आबे का ज्या प्रतिबंध और एक इसके बाद में जो लाग्रांज वाला आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपका आता है, लाग्रांज और आबे का ज्या प्रतिबंध। यहाँ से बड़ा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने संबंध देखते हैं। पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन जो हमारे पास में है उनमें क्या संबंध होता है? पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन में तो देखिए अपने इसे अपना नया टॉपिक आता है पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन में संबंध। देखिए पार्श्व तथा कोणीय आवर्धन में संबंध। पार्श्व तथा कोणीय आवर्धन में संबंध, इनमें किस प्रकार का संबंध जो है हमारे पास में होता है। तो इस समीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस समीकरण को आप लोगों को याद रखना होगा, यहीं से अपने संबंध निकालने वाले हैं। तो ये जो आपके पास में H2/H1 है, इसे मैं इस साइड ले आता हूँ। आपके पास में देखिए क्या बनेगा, H1/H2 साइन θ1 साइन θ2 और किसके बराबर है? ये μ2/μ1 के बराबर है। किसके बराबर है? μ2/μ1 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। परंतु आपको मान किसका चाहिए? आपको मान चाहिए आवर्धन का। आपको एक तो पार्श्व आवर्धन देखना होगा और एक आपको कोणीय आवर्धन देखना होगा। पार्श्व आवर्धन जब आप लोग देखते हो तो आप लोग उसमें लिखते हो H2/H1 और कोणीय आवर्धन में आप लोग लिखते हो tan θ2/tan θ1 या sin θ2/sin θ1। तो आपको 2 वाली टर्म ऊपर जरूरत पड़ती है और 1 वाली जो टर्म है उनकी नीचे जरूरत पड़ती है। तो अपने इसे उल्टा करके लिख देते हैं। ये बनता है H2/H1 और ये sin θ2/sin θ1 और किसके बराबर? μ1/μ2 के बराबर। ठीक है, μ1/μ2 जो है उसके बराबर आता है। अब देखिए आपके पास में मान कौन सा किसका होता है। तो आपके पास में एक तो होता है पार्श्व आवर्धन, हमारे पास में होता है पार्श्व आवर्धन। पार्श्व आवर्धन को हम लोग लिखते हैं MT से और इसका फॉर्मूला जो आपके पास में होता है वो होता है H2/H1। एक आपके पास में होता है कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन को हम लोग लिखते हैं M से और इसे अपने लिखा जाता है sin θ2/sin θ1 से। sin θ2/sin θ1 से लगभग मान ये आपके पास में बराबर होता है। अगर लगभग बराबर नहीं होता तो अपने tan के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार लिखा जाता है ये। तो ये मान जो है अगर अपने इस समीकरणों में रख दें तो आपके पास में ये बनता है H2/H1 की जगह तो लिखोगे MT गुणा
ये जो मान है थीटा 2 बटे थीटा 1 वाला साइन थीटा 2 अपॉन थीटा 1, इसकी जगह लिखोगे m थीटा किसके बराबर, μ1 अपॉन μ2 के बराबर। यानी आपके पास में जो पार्श्व आवर्धन है, पार्श्व आवर्धन, और इसे अगर मल्टीप्लाई किया जाए कोणीय आवर्धन के साथ में, पार्श्व आवर्धन गुणा कोणीय आवर्धन, पार्श्व आवर्धन गुणा कोणीय आवर्धन, तो फॉर्मूला आपके पास में जो बनता है वो बनता है μ2 अपॉन μ1। ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाता है इनमें रिलेशन का, किसमें, पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन में। पार्श्व आवर्धन गुणा कोणीय आवर्धन बराबर किसके होता है, μ1 अपॉन μ2 के बराबर होता है। इसी के अंदर नया टॉपिक आता है पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में संबंध, कि अपने पास में जो पार्श्व, कोणीय और ये सारे आवर्धन जो होते हैं इनमें अपने संबंध जो है वो क्या होता है। तो देखिए इनमें क्या संबंध होता है। इसमें हमारे पास में टॉपिक आता है पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में संबंध। तीनों प्रकार के जो आपके पास में आवर्धन है, पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन, पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन, ये जो तीनों प्रकार के आवर्धन आपके पास में है, इन तीनों प्रकार के आवर्धनों में किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि जो अक्षीय तथा पार्श्व आवर्धन होता है, जो अक्षीय और, अपने ये संबंध निकाल चुके हैं, अक्षीय और पार्श्व आवर्धन में संबंध, अक्षीय और पार्श्व आवर्धन में, आवर्धन यहाँ लगा दिया है, अक्षीय और पार्श्व आवर्धन में संबंध से तो देखिए आपके पास में क्या संबंध होता है। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने ये संबंध व्युत्पन्न किया था कि अपना एम ए जो है वो बराबर होता है किसके, एम टी की स्क्वायर के और μ2 अपॉन μ1 के, एम टी की स्क्वायर के और μ2 अपॉन μ1 के। ठीक है, ये हमारे पास में संबंध होता है पार्श्व आवर्धन और अक्षीय आवर्धन में, एम ए इक्वल एम टी की स्क्वायर और μ2 अपॉन μ1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोणीय आवर्धन और पार्श्व आवर्धन में जो संबंध होता है। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले व्युत्पन्न किया था कोणीय आवर्धन और पार्श्व आवर्धन में संबंध से, आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, यहां लिख देता हूं, पार्श्व तथा कोणीय आवर्धन में संबंध से। हमने थोड़ी देर पहले इन दोनों में संबंध लिखा था कि जो आपके पास में पार्श्व आवर्धन होता है और जो कोणीय आवर्धन होता है, पार्श्व आवर्धन गुणा कोणीय आवर्धन, तो हम लोग लिखेंगे पार्श्व आवर्धन एम टी गुणा एम ए किसके बराबर होता है, आपके पास में μ1 बटा μ2 के बराबर होता है। यहाँ से अगर एम ए का मान आपको ज्ञात करने की जरूरत पड़ जाए तो आप लोग लिखोगे एम 1 बटा एम टी, 1 बटा एम टी और μ1 अपॉन μ2। तो ये रिलेशन आपके पास में होता है एम ए और एम टी में। एम थीटा, थीटा थीटा आएगा भी, थीटा पीछे मैंने थीटा ही लिखा होगा, देख लेना इस बात को। जो आपका कोणीय आवर्धन होता है पीछे देख लेना भैया आप लोग, जो कोणीय आवर्धन होता है इसे एम थीटा से लिखा जाता है। ठीक है, पीछे मैंने आपको ये रिलेशन जहाँ बताया था वहाँ इस बात का ध्यान रखना कि इसे किससे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एम थीटा से, एम टी गुणा एम थीटा। जो आपके पास में पार्श्व आवर्धन है इसे तो लिखा जाता है एम टी से और कोणीय आवर्धन को लिखा जाता है एम थीटा से, और जो आपके पास में अक्षीय आवर्धन है इसे लिखा जाता है एम ए से। तो थोड़ी देर पहले जो हम लोग ये संबंध व्युत्पन्न करके आए थे, कोणीय आवर्धन गुणा पार्श्व आवर्धन किसके बराबर होता है, μ1 अपॉन μ2 के, वहाँ कोणीय आवर्धन को आप लोग किससे लिखोगे, एम थीटा से लिखोगे। ठीक है, अगर मैंने एम ए से लिख दिया है तो आप लोग उसे एम थीटा के अंदर चेंज कर लेना। तो ये संबंध होता है हमारे पास में एम थीटा और एम टी में। एम थीटा हमारा किसके बराबर होता है, तो एम थीटा जो है वो अपना बराबर होता है किसके, एम थीटा इक्वल हमारे पास में होता है 1 बटा एम टी μ1 बटा म्यू टी के, μ1 अपॉन μ2 के। ठीक है, देखिए आगे अपने इसमें, तो अब अपने पास में ये जो रिलेशन आया है यहाँ से अगर अपने एम थीटा और एम ए की मल्टीप्लाई कर दें, अगर अपने क्या कर दें एम थीटा और एम ए की मल्टीप्लाई कर दें, या ये जो एम थीटा ये एम ए वाली टर्म है इसे अपने क्या कर दें एम थीटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दोनों का क्या कर दिया जाए, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसका,
एम ए का और एम थीटा का, तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास में बनेगा एम टी की स्क्वायर म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन गुणा 1/m टी और म्यू वन बटा म्यू टू। ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से कैंसिल। ठीक है, आपके पास में सिर्फ एम टी बचा है। आपके पास में क्या है, एम ए गुणा एम थीटा और किसके बराबर है, एम टी के बराबर है। ठीक है, एम ए गुणा एम थीटा इक्वल है किसके, एम टी के। यानी आपका अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन जो है, ये अक्षीय आवर्धन होता है, अक्षीय आवर्धन, अक्षीय आवर्धन। और दूसरा आपके पास में ये कौन सा आवर्धन है, कोणीय आवर्धन है। यानी अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन को यदि मल्टीप्लाई किया जाए, अक्षीय आवर्धन गुणा कोणीय आवर्धन, तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है पार्श्व आवर्धन के बराबर, पार्श्व आवर्धन के बराबर। ठीक है, अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपको किसका मान देता है, वो आपको पार्श्व आवर्धन का मान देता है। ठीक है, कुछ एक बातें ऐसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कंप्लीट डेरिवेशन मिलता, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता कि अभी का ज्या प्रतिबंध लिखिए और इसके साथ साथ अक्षीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन और पार्श्व आवर्धन में संबंध व्युत्पन्न कीजिए, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसे व्युत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप लोग लगातार सारे डेरिवेशन करते हैं, सारी इक्वेशंस आपके पास में होती है और इन इक्वेशंस को काम में लेकर के आप लोग आराम से इस संबंध को व्युत्पन्न कर देते हैं। पर अगर सीधा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि अक्षीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन, पार्श्व आवर्धन में संबंध लिखिए, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आती है फॉर्मूलों की, तो फॉर्मूले जो आप लोग जरूर याद रखना कि जैसे आवेग का ज्या प्रतिबंध जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवेग का ज्या प्रतिबंध क्या होता है। और ये जो आवर्धन आपके पास में कोणीय आवर्धन, अक्षीय आवर्धन, इनके सूत्र क्या होते हैं और आपस में रिलेशन क्या है, इनको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है सीधा आपको यही पूछे कि इन तीनों आवर्धन में संबंध बताइए, हो सकता है इनमें से दो आवर्धन का मान आपको दे दिया जाए, अंकिक मान, और तीसरे आवर्धन का मान आप लोगों से पूछ लिया जाए, या यहाँ पर कुछ एक और वैल्यू आपको दी जाए, म्यू1 म्यू2 की वैल्यू दे, एम टी की वैल्यू दे और एम थीटा की वैल्यू आप लोगों से पूछ ली। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी प्रश्न आ सकता है। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल होंगे, सारे मान आपको दिए हुए मिलेंगे, पर उसके लिए ज़रूरी होगा कि मान आप लोग रखोगे कहाँ, मान आप लोग रखोगे फॉर्मूले में, और फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप लोग रख पाओगे। इसलिए आपको ये फॉर्मूले जो है, मैं पहले दिन से आपको बोलता आ रहा हूँ जब से ऑप्टिक्स शुरू करवाई है, कि जितने फॉर्मूले आ रहे हैं सभी फॉर्मूलों को आप लोग जरूर याद रखना। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल भी आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपने नया टॉपिक है लांगराज का नियम, या अपने इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ संबंध। लांगराज नाम आपकी बुक में लिखा गया है, लांगराज नाम लेते हैं अपने इसका। देखिए इसमें जैसे प्रत्येक यूनिट में पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से अगर इस यूनिट के पार्ट किए जाए, इस चैप्टर के पार्ट किए जाए, तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक पार्ट तो होता है इसका लांगराज का नियम या हेल्महोल्ट्ज़ संबंध जो अपने लिखने वाले हैं यहाँ तक, और इसके बाद में इसका एक नया पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें मोटे लेंस, पतले लेंस और अन्य प्रकार के पॉइंट जो है, प्रधान बिंदु वगैरह, सहायक लेंस निकाय जो उनसे बने प्रतिबंध, ये सारे जो आपके पास में एक नए पार्ट के रूप में होते हैं। तो अब जो अपने लिख रहे हैं लांगराज का नियम या हेल्महोल्ट्ज़ संबंध, यहाँ तक आप लोग इस चैप्टर को अगर पार्ट के रूप में पढ़ते हो, एक पार्ट आप लोग इसका बना सकते हो, लांगराज का नियम, और या इसी को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ संबंध। लांगराज का नियम या हेल्महोल्ट्ज़ संबंध या हेल्महोल्ट्ज़ संबंध, इसका डेरिवेशन और इसकी लैंग्वेज कुछ एक जो अभी का ज्या प्रतिबंध पढ़ा है हम लोगों ने उसके जैसी है। ठीक है, बस इसमें सह अक्षी लेंसों का एक निकाय अपने काम में लेते हैं, और सह अक्षी लेंसों के निकाय के लिए अपने किसका मान ज्ञात किया जाता है, तो सह अक्षी लेंसों के निकाय के लिए सह अक्षी लेंसों के निकाय के लिए जो पार्श्व आवर्धन होता है, पार्श्व आवर्धन आपके पास में होता है,
उस पार्श्व आवर्धन का मान जो है इस संबंध के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यानी अपने इस संबंध की सहायता से किसका मान ज्ञात करते हैं, सह अक्षीय लेंस निकाय जो आपके पास में होता है उसके लिए पार्श्व आवर्धन का मान जो है वो ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इसी का मतलब समझो सह अक्षीय लेंस निकाय का। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे इसके अंदर अपने सिर्फ ये बना रहे थे कि आपके पास में बस ये एक लेंस है और ये इसका क्या है, अक्ष है। अब तक अपने सिर्फ इतना डायग्राम बना रहे थे। अब ये जो कंडीशन आपके पास में है इसमें इतना ही नहीं है कि ये एक लेंस आपके पास में है, ये n की संख्या में आपके पास में क्या है, लेंस लगे हुए हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से n की संख्या तक आपके पास में क्या है, लेंस लगे हुए और इसके एक साइड बिंदु को रखा जाएगा और दूसरी साइड क्या किया जाएगा, इसका प्रतिबिंब जो है इस ऑब्जेक्ट का प्राप्त किया जाएगा। आई बात समझ में। तो सह अक्षीय लेंस निकाय में क्या होता है, एक अक्ष होता है और उस अक्ष पर क्या होता है, लेंसों का निकाय स्थित होता है, न कि लेंस स्थित होता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, आपका सह अक्षीय लेंस निकाय बनता है। ठीक है, देखिए आगे अपने इसे देखिए इसे। तो अपने मान लेते हैं एक डायग्राम के रूप में, पहले डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि ए और बी आपके पास में दो पॉइंट है जिनके मध्य अपने क्या कर रहे हैं, P-1 सह अक्षीय पृष्ठ रखते हैं जिन पर आपतित किरण PA होती है और जो निर्गत किरण होती है वो क्या होती है, BQ होती है। तो अपने सबसे पहले तो एक अक्ष बना लेते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास में ये क्या है, एक अक्ष है। ठीक है, और इस अक्ष पर एक तो आपके पास में आपतित किरण है और एक आपके पास में निर्गत किरण है। ये PA जैसे माने ये PA आपके पास में क्या है, आपतित किरण है। ये आपतित किरण कहाँ पर जाकर के टकरा रही है, सह अक्षीय लेंस निकायों पर जाकर के टकरा रही है। और सह अक्षीय लेंस निकाय जो है इसके एक तरफ अपवर्तनांक जो है वो कितना है, μ1 है। और यहाँ से टकराने के बाद में ये कहाँ जाकर के मिलती है, ये इस पॉइंट पर जाकर के मिलती है जो आपका पॉइंट है BQ पॉइंट पर आकर के ये मिलती है और इसका जो अपवर्तनांक है वो मान लिया कितना है, μP है। ठीक है, और अगर पूरा अपने प्रतिबिंब बनाए, बिंब और प्रतिबिंब के रूप में इसे बनाए, यानी इसका यदि विस्तार करके देखें तो H1 और HB इनके पार्श्व विस्तार होंगे। ठीक है, तो इसे अगर अपने पूरा बनाते हैं तो ये बनता P से P डैश तक, P डैश बनता और दूसरी तरफ जो आपके पास में है ये क्या बनता, ये बनता Q डैश। ठीक है, और ये कोण जो बनता वो θ1 और इस साइड जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, θP बन रहा है। ठीक है, एक तरफ ऊंचाई जो है इसकी मान लेते हैं H1 और दूसरी तरफ जो ऊंचाई है वो क्या मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं। बिल्कुल माइनस के साथ में आप लोग इसे मानोगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साथ में भी आप लोग इसे मान सकते हो। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि डायग्राम वगैरह जो है उसमें चिन्ह परिपाटी दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप दर्शाओ या न दर्शाओ, पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में चिन्ह परिपाटी हम लोग जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो अपने इस तरीके का डायग्राम इसका प्राप्त हो जाता है। और इस डायग्राम के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर अपने ये मान करके चल रहे हैं कि आपके पास में एक सह अक्षीय लेंस निकाय A और B के मध्य रखे गए हैं और PA जो आपके पास में आपतित किरण आकर के टकराती है और उसके बाद में ये अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होने के बाद में जो निर्गत किरण आपके पास में प्राप्त होती है वो BQ प्राप्त होती है। और ढाल θ1 और θ2 हम लोगों ने मान लिए और जो विस्तार है वो H1 और H2 के रूप में हम लोगों ने लिख रखे हैं, HP लिख देता हूँ वहाँ में। और प्रथम और अंतिम जो आपके पास में माध्यम है उनके लिए अपवर्तनांक वगैरह भी सारे जो है वो लिखे गए, इसे भी मैं क्या लिख देता हूँ, HP लिख देता हूँ। ठीक है, और लाग्रांज का जो नियम है, लाग्रांज का नियम देखिए यहाँ से क्या बताएगा, लाग्रांज या हेल्महोल्ट्ज़ का संबंध ये होता है μ1 H1 और sin θ1 या tan θ1 और बराबर होता है किसके, μP HP और tan θP। ये हम लोगों को लाग्रांज का जो नियम है या संबंध है ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि आपके पास में μ1 h1 और जो आपके पास में tan θ1 है वो किसके बराबर होता है, μp hp और tan θp के बराबर होता है। इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, इसी को अपने लांगराज का नियम या इसी को अपने जानते हैं हेल्महोल्ट्ज संबंध के नाम से। ठीक है, डायग्राम एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपके पास में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने ये मान करके चलते हैं जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने एक बिंब रख दिया, ये लाइट यहाँ पर आई, टकराई, आगे चली गई। ठीक है, टकराने के बाद में यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाता है, इसे आप लोग आगे बढ़ा देते हो तब उसमें, और कुछ ऐसा हम लोग इसे बनाते हैं। जैसे अगर इसके जैसे ही नाम लिखता ये P A और Q बनता। ठीक है, इस तरीके का ये डायग्राम हमारे पास में बन जाता और इस साइड हम लोग लिख देते अपवर्तनांक म्यू है और इस तरफ लिख देते अपवर्तनांक μ2 है। यहाँ θ1 लिख देते और यहाँ कितना लिख देते, θ2 लिख देते, यहाँ h1 लिख देते और यहाँ क्या लिख देते, h2 लिख देते। ये नॉर्मल कंडीशन थी अपने पास में। ठीक है, जो अभी अपने थोड़ी देर पहले टॉपिक कंप्लीट किया था उसके अंदर अपने ये कंडीशन लेकर के चल रहे थे कि अपने पास में यहाँ कोई एक क्या रखा गया है, बिंब रखा गया है। यहाँ से भी प्रकाश की लाइट जाएगी तो अपने ये क्या रखा गया है, एक बिंब रखा गया है और बिंब से लाइट आकर के यहाँ पर टकराई, ये तो आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी और ये प्रतिबिंब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हम लोग संबंध व्युत्पन्न करते हैं और क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं μ1 h1 sin θ1 इक्वल μ2 h2 sin θ2। पर अब आपके पास में ये कंडीशन नहीं है जो आपको सामने दिख रही है। अब ये जो लेंस है, इस लेंस की बजाय यहाँ पर क्या रख दिया गया है, लेंसों का निकाय रख दिया गया है, सह अक्षीय लेंसों का निकाय रख दिया गया है। यानी यहाँ से इसे हटा दिया गया है और इसे हटा करके यहाँ पर एक की बजाय क्या रख दिए गए हैं, बहुत सारे लेंसों का निकाय रख दिया गया है। ठीक है, तो अगर अनेकों लेंसों का निकाय रख दिया गया है और अपवर्तनांक यहाँ पर कितना कर दिया गया है, P, ये कोण कितना कर दिया गया है, P, और ये कितना मान लिया गया है, HP मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया है, इसकी भी वजह, क्योंकि पहले लेंस से जो आपके पास में बनेगा वो H2 बनेगा और उसका अपवर्तनांक कितना होगा, μ2 होगा और कोण कितना बनाएगा, θ2 बनाएगा। तीसरा जो आएगा वो θ3 बनाएगा, H3 बनाएगा और अपवर्तनांक कितना होगा, उसका μ3 होगा। इसी तरीके से आपके पास में आगे चलते चलते कौन सा आ जाएगा, P1 आ जाएगा, तो ये μp बनेगा, ये θp बनेगा और ये HP बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट इसका प्रश्न है, इससे आकर के जो पॉइंट टकरा रहा है उसे मैं A लिख देता हूँ और सेकंड से जो जा रहा है उसे मैं B लिख देता हूँ, तब आपके पास में ये डायग्राम जो है इसका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब जो आपके सामने डायग्राम बना है इसको देखिए, ये सह अक्षीय लेंसों का निकाय काम में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, सह अक्षीय लेंसों के निकाय में क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट P है, यहाँ से जो प्रकाश की लाइट जा रही है, ये कौन सी लाइट है, ये आपकी आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है या आपतित प्रकाश आपके पास में, प्रकाश लिख देता हूँ, आपतित प्रकाश आपके पास में। ये आपतित प्रकाश आता है इस A पर और A के आने के बाद में यहाँ क्या आता है, इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाता है सह अक्षीय लेंसों का निकाय। ठीक है, बीच में क्या आ जाता है, ये खाली जगह नहीं है, बिल्कुल बीच में क्या है, सह अक्षीय लेंसों का निकाय है, जो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाया नहीं है। और उससे ये लाइट जो है कहाँ पर निकलती है, पॉइंट B पर निकलती है। BQ ये कौन सी लाइट आपका, ये आपकी निर्गत प्रकाश जो है वो है, यानी वो प्रकाश है जो आपका अपवर्तित होने के बाद में यहाँ से निकल रहा है। इसे कितना लिखा है, BQ लिखा है। और ये जो अक्ष के साथ में कोण बन रहे हैं, जो आपतित किरण इस सह अक्षीय लेंसों के निकाय के साथ में कोण बना रही है, वो तो लिख दिया गया है θ1, और जो आपके पास में निर्गत किरण है वो सह अक्षीय लेंसों के निकाय के साथ में जो कोण बना रही है उस कोण को लिख दिया गया है θp। और पार्श्व आवर्धन के लिए जो इस साइड ऊंचाई ली गई है बिंब की, उस बिंब की ऊंचाई को हम लोगों ने कितना लिख दिया है, तो उस बिंब की ऊंचाई को लिख दिया गया है h1। ठीक है, h1 लिख दिया गया और अपवर्तनांक इस साइड कितना ले लिया गया है, μ1 ले लिया गया। और दूसरी तरफ जो आपके पास में ऊंचाई है प्रतिबिंब की वो कितनी ली गई है, HP ली गई है, HP ऊंचाई है। और जो अपवर्तनांक लिया गया है दूसरी तरफ वो क्या लिया गया है, μp लिया गया है। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपके पास में आने के बाद में जो लांगराज या हेल्महोल्ट्ज का नियम है वो आपको क्या बताता है, वो बताता है कि μ1 h1 जो आपके पास में μ1 और h1 है, μ1 h1 और tan θ1 है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, μp hp और tan θp के। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सिद्ध करेंगे। एक बार आप लोग फिर से जो पीछे अपने आबे का ज्या प्रतिबंध पढ़ा है उसे एक बार कंप्लीट दोनों वीडियो को एक साथ जरूर देख लेना। ठीक है।